जय हिंद। आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के चैप्टर 1 बातचीत बनाने वाला हूँ और मैं बातचीत से लेकर के शिक्षा तक कहानी और करवक से लेकर के गाँव का घर तक का कविता लाऊंगा। तो आप मेरे हर एक वीडियो को देखिएगा। चलिए बातचीत चैप्टर पे चलते हैं और ट्रिक के साथ समझते हैं। देखिए ये मेरा बातचीत चैप्टर है और इसके माता पिता का नाम दिया है। एक ट्रिक ये है और एक ट्रिक में हम 4 लेखक के माता पिता का नाम तुरंत याद कर लेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से। तो चलिए मेरा ट्रिक क्या है आप देखिए। बालकृष्ण भट्ट के माता पिता क्या थे? बेवकूफ थे। और रामधारी सिंह के माता पिता से मनरेगा वाला काम कराते थे। और जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के माता पिता से क्या करते थे? चूल्ही फुकवाते थे। और गुलेरी जी के पिता से पंडित जी का काम करवाते थे। तो चलिए बालकृष्ण भट्ट के माता पिता क्या थे? बेवकूफ थे। तो बहुत से आपका हो जाएगा, बहुत से हो जाएगा आपका बेनी प्रसाद भट्ट। क्या हो जाएगा? बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएगा। और प से हो जाएगा आपका, बेवकूफ में प है लास्ट में, तो प से हो जाएगा पार्वती देवी। पार्वती देवी। देखिए एक लेखक का माता पिता का नाम याद हो गया जो रामधारी सिंह के माता पिता से मनरेगा वाला काम कराते थे। कौन? तो बालकृष्ण भट्ट के माता पिता। तो माँ से क्या हो जाएगा? मनरूप देवी। और मनरेगा में क्या है? र है। र से क्या हो जाएगा? रवि सिंह। र से आपका हो जाएगा रवि सिंह। और जेपी के माता पिता से देखिए चूल्ही फुकवाने का काम करते थे, तो फुकवाते थे, तो हाँ यहाँ पे होगा सॉरी, तो फारसू से हो जाएगा फूलरानी। क्या हो जाएगा? फूलरानी। और ह से हो जाएगा आपका हर्षु दयाल। क्या हो जाएगा? हर्षु दयाल। किसके माता पिता का नाम थे? तो जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम थे। फूलरानी माता के नाम और हर्षु दयाल पिता के नाम थे। अब चलिए ट्रिक नंबर 2 पे चलते हैं। भट्ट जी तेजी से चौक पर गया और 20 जुलाई को 14 रुपया में इमली यूपी से ले आया। तो देखिए इसमें क्या क्या याद करेंगे? पहला याद करेंगे जन्म और दूसरा याद करेंगे उसका मृत्यु। तो भट्ट जी तेजी से गया, तो चौक पे किससे गया? तो तेजी से। तो से हो जाएगा 23 जून। क्या होगा? 23 जून। 23 से गया, चौक पर गया, तो 44। चौ से क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। अब 44 में क्या करेंगे? 18 लगा देंगे। तो क्या हो गया मेरा? 23 जून 1844 हो गया। और उसका मृत्यु हुआ 20 जुलाई को। 20 जुलाई 1914 को। इसमें 19 लगा देंगे। तो 20 जुलाई 1914 को इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो भट्ट जी तेजी से चौक पर गया और 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इमली लाया। तो ई से हो जाएगा आपका इलाहाबाद। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। इसमें इसका जन्म हुआ। और यूपी से हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। शॉर्ट नाम यूपी है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। देखिए बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। आसानी से हो गया। भट्ट जी तेजी से चौक पर गया, क्या करने के लिए? इमली लाने के लिए यूपी से गया 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। आपका तेजी से हो गया 23 जून, 14 से हो गया 44 में 18 लगा दिया, तो 23 जून 1844। आसानी से आप ट्रिक याद हो जाएगा। आप और नीचे में ऑब्जेक्टिव लिख करके और ऑब्जेक्टिव लाइन बाय लाइन उतार लीजिएगा। अब चलिए ट्रिक नंबर सी पे चलते हैं। देखिए ट्रिक नंबर सी में उपन्यास है। किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो देखिए ट्रिक इसका क्या कहता है? र नूतन सो आदमी को उचित दक्षिणा देकर आते हैं हमारी घड़ी के टाइम से। मान लीजिए कि एक गुरु है, उसके पास नूतन नाम का एक क्या आया? शिष्य आया। तो उसको बोला कि रुको अभी हम दक्षिणा देकर के आते हैं स्व आदमी को अपने घड़ी के टाइम से। तो देखिए र से क्या हो जाएगा आपका? र से क्या हो जाएगा आपका? रहस्य कथा। क्या हो जाएगा? रहस्य कथा। रह से आपका हो गया रहस्य कथा। नारसू से हो गया, नूतन से हो गया आपका नूतन ब्रह्मचारी। क्या हो जाएगा? नूतन ब्रह्मचारी।
स्व आदमी को उचित दक्षिणा दे। देखिए स्व आदमी को, तो स्व आदमी क्या हो जाएगा आपका, स्व आदमी को उचित दक्षिणा दे करके आते हैं, तो स्व आदमी का स्वजान एक सुजान होगा, स्वजान एक सुजान क्या हो जाएगा, स्वजान एक सुजान हो जाएगा आपका। अब चलिए स्व आदमी को उचित दक्षिणा देकर के आते हैं, तो उचित दक्षिणा भी आपका हो जाएगा उपन्यास। देखकर आते हैं हमारी घड़ी, तो हमारी घड़ी भी आपका क्या हो गया, उपन्यास हो गया। हमारी घड़ी के टाइम से स्व से क्या आ जाएगा आपका, सद्भाव का अभाव, सद्भाव का अभाव क्या हो जाएगा, सद्भाव का अभाव, सद्भाव का अभाव हो गया। अब चलिए ट्रिक नंबर डी पे चलते हैं। सीता वनवास, मेघनाथ वध, शिशुपाल वध देखा भट्ट जी पथिक के ऋषि। यानी जब रामायण हो रहा था तो सीता वनवास और मेघनाथ वध तो हुआ था उसमें, और शिशुपाल मान लीजिए शिशुपाल वध भी हुआ था, तो भट्ट जी किसके जैसे देखा, पतित के जैसे देखा। तो हमारा सीता वनवास भी क्या हो गया, नाटक हो गया। उसके बाद मेघनाथ वध भी क्या हो गया, हमारा नाटक हो गया। शिशुपाल वध भी क्या हो गया, हमारा नाटक हो गया। बहुत ही आसानी तरीका से देखिए नाटक याद कर रहे हैं, इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं, 2-3 बार पढ़िएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा इसी तरह से और याद हो जाएगा। शिशुपाल देखा भट्ट जी पतित के जैसे, तो पतित में क्या लगा देंगे, पंचम लगा देंगे। पतित में क्या लगा देंगे, पंचम। तो पतित पंचम भी क्या है, इसका नाटक है। किसका, तो बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। अब चलिए नाटक और क्या है, नाटक को 2 भागों में बांटे हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 2 में क्या सब नाटक है, शिक्षा दान बाल विवाह देखा, एक रोगी बन के चला गया वेद के पास। यानी जब भट्ट जी शिक्षा दान और बाल विवाह देखा तो रोगी बन गया, यानी बीमार पड़ गया, और तो बीमार पड़ेगा तो वेद के पास जाए, तो वेद के पास गया। तो वेद उसको कहा कि जाओ पद्मावती के पास, भारत जननी है। क्या कहा, वेद के पास। तो वेद ने कहा जाओ पद्मावती के पास जाओ, भारत जननी है, पद्मावती भारत जननी है, जाओ उसी के पास। किसने कहा, तो हमारे वेद साहब ने कहा। तो देखिए शिक्षा दान भी हमारा क्या हो गया, नाटक हो गया। बहुत आसान तरीका से याद करें, आप लोग लिख लीजिएगा इसी तरह से ऑब्जेक्टिव बना करके नीचे लिख लीजिएगा। बाल विवाह भी क्या हो गया, नाटक हो गया। एक रोगी बन के चला गया वेद के पास, तो एक रोगी बन के चला गया तो वेद के पास, तो कितने वेद के पास गया, एक ही वेद के पास गया, एक रोगी बन के गया। तो एक रोगी और कितने वेद के पास गया, तो एक आदमी बीमार होगा तो एक ही वेद के पास जाएगा, तो एक वेद हो गया, एक वेद। एक रोगी बन के चला गया एक वेद के पास, तो एक रोगी और एक वेद हमारा क्या है, नाटक है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। अब देखिए वेद के पास गया, वेद ने कहा पद्मावती भारत जननी है, जाओ उसी के पास। तो पद्मावती भी हमारा क्या है, नाटक है। भारत जननी है, तो भारत जननी भी हमारा क्या है, नाटक है। तो देखिए बहुत आसानी तरह से ये दोनों नाटक याद हो गया, दोनों ट्रिक जो था नाटक का। अब चलिए ये किस स्कूल के अध्यापक थे, अध्यापक मतलब प्रिंसिपल थे, तो कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज के थे। किस स्कूल के थे, कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज के अध्यापक थे, लेकिन उग्र स्वभाव के होने के कारण, यानी गुस्सा, मतलब ये बात पे ज्यादा गुस्सा जाते थे, इसीलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। क्या छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, और उसके बाद पत्र लेखन आरंभ कर दिया। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, जो ऐसा कौन सा लेखक है जिन्हें उग्र स्वभाव के कारण क्या किया, नौकरी छोड़ दिया, तो बालकृष्ण भट्ट। अब देखिए मासिक पत्रिका निकालते थे, यानी एक महीना में एक बार, एक साप्ताहिक होता है, मासिक होता है और अर्धवार्षिक भी होता है, ढेर सारा पत्रिका होता है, तो सप्ताह में कितने बार निकालते थे, एक बार। तो हिंदी, अब पत्रिका के क्या नाम थे, देखिए सब आदमी हिंदी पढ़ेगा, चाहे इंटर का हो, इंटर आर्ट्स हो, इंटर साइंस हो, इंटर कॉमर्स हो, सब आदमी हिंदी पढ़ेगा। तो हिंदी में प्रदीप लगा देंगे, क्या लगा देंगे, प्रदीप। तो हिंदी प्रदीप नामक क्या निकालता था, ये पत्रिका निकालता था, जो 33 वर्षों तक चलाया। कितने वर्ष तक चलाया, 33 वर्ष तक चलाया। और किस युग के कवि है ये, आधुनिक युग के, आधुनिक युग के कवि। बार-बार पूछे जाते हैं किस युग के बालकृष्ण भट्ट कवि है, तो आधुनिक युग के। अब चलिए हम अपने अध्याय में पढ़ेंगे किसके बारे में, 2 आदमी के बारे में। 2 आदमी जब अपने आप, 2 आदमी मतलब आपस में बात करते हैं तो बहुत ही दिल से खोल करके बात करते हैं। 3 आदमी जब कोई आता है, 1-2 आदमी बात कर रहा है, जब ही एक आ गया
तो उतना दिल खोल करके बात नहीं होता है। और 4 आदमी की बात को राम रमोले वाले कहा गया हमारे अध्याय में। और 2 बूढ़ों की बातचीत क्या करते हैं, नौजवानों की शिकायत करते हैं कि आज के जमाने का लड़का खराब है, हमारे जमाने में तो बहुत अच्छा से रहते थे। और 2 बूढ़ियों की बातचीत करेंगे, 2 बूढ़ियों कैसे अपने सास बहू में लड़ाई झगड़ा का बात करती है। और अपने बेटा, कोई अपना बेटा का पढ़ाई करता है तो कोई अपना बुराई करता है, 2 बूढ़ियों की बातचीत। और रॉबिन्स क्रूसो के बारे में पढ़ेंगे कि रॉबिन्स क्रूसो कौन था और 16 वर्ष तक कैसे जंगल में व्यतीत किया, हम अपने बातचीत चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्राइडे के बारे में पढ़ेंगे, एडिसन बातचीत के बारे में क्या कहा, बेन जॉनसन बातचीत के बारे में क्या कहा। तो चलिए हम अपने बातचीत चैप्टर को पढ़ते हैं। तो चलिए ये हमारा हुआ बातचीत चैप्टर पहला 1। देखिए शुरू करते हैं। इससे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दिया, उनमें से वाक शक्ति भी एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल्प रहती तो वाक शक्ति मनुष्य में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस ढोंगी सृष्टि का क्या हाल होता। कहता है कि इसे तो सभी स्वीकार करेंगे, इसे सब मानेंगे कि भगवान ने हमें क्या है, बोलने की शक्ति गिफ्ट के स्वरूप दिया है, जिस प्रकार हमें देखने की भी शक्ति दिया है। यदि हम नहीं बोल पाते तो हम क्या रहते, ढोंगे की तरह रहते। सब लोग लुंज पुंज से मानो कोने में बैठा दिए गए होते और कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपने अपने दूसरे इंद्रियों के द्वारा करते। उसे अवाक होने का कारण आपस में न कुछ कह सकते और न कुछ सुन सकते। सही बात है कि मान लीजिए जब हम बोलवे नहीं करेंगे तो आप नहीं कहिएगा और न हम सुनेंगे। यदि किसी में बोलने की शक्ति नहीं रहता तो देखिए इस वाक शक्ति के अनेक फायदे हैं। स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। इस वाक शक्ति का क्या फायदा है, स्पीच है, कोई भाषण भी देता है, यदि बात करने की कला है तो वक्तृता, कोई बोलता भी वक्ता है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग निराला होता है। कहता है जो कोई भाषण देता है तो उसका ढंग क्या होता है, निराला होता है। बातचीत में वक्ता को नाद नखाड़ा का जरिए करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े बड़े अंदाज से गिन चुनकर पाँव रखता हो और अपने पुलपीट पर जा खड़ा हो और पुण्य वाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीजमैन एवं जेंटलमैन की बात की सी स्तुति करावे और तब कहीं तरह वक्तृता आरंभ। जहाँ कोई मर्म या नोक सी चुटीली बात वक्तृता महाशय से निकल जाती है तो ताली से गूंज कमरा उठता है। कहते जब कोई भाषण देता है तो चुटकीली सी बात जब निकल जाती है तो क्या होता है, ताली से कमरा क्या होता है, गूंज उठता है। इसीलिए वक्तृता को खाम क्या होकर कोई एक ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। इसीलिए कहते हैं जो कोई व्यक्ति भाषण देता है वह कुछ न कुछ करतल ध्वनि यानी मजा वाला बात ऐसा बोलता है जिसमें क्या हो, करतल ध्वनि अवश्य हो, जिसमें लोगों को सुनने में क्या आए, मजा आए। हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा ढंग घरेलू है कि जिसमें करतल ध्वनि का कोई मौका न हो, न कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती हो। कहता है जब हम घरेलू में बात करते हैं तो ना उसमें क्या रहता है, करतल ध्वनि रहता है, उसमें ज्यादातर मजा वाला बात नहीं रहता। उसमें क्या होता है, काम काज के बारे में बातचीत होता है। हम 2 आदमी को प्रेम संलाप कर रहे थे, अब 2 आदमी की बातचीत शुरू हो गया। हमने जो बताया था ये 2 आदमी की बातचीत यहाँ से अब शुरू हो जाता है। कोई चुटली सी बात आ गई, हंस पड़े, सही बात है। कोई मजा वाला बात आएगा तो दोनों आदमी हंस पड़ेगा। मुस्कुराहट से होंठों से केवल फड़कना ही इस हंसी के अंतिम सीमा होगा। कहता जब 2 आदमी बात करता है तो सिर्फ हंसता जोर से नहीं है बल्कि मुस्कुरा देता है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। सही बात है कि जब स्पीच कोई देता है तो जोश और उत्पन्न पैदा हो जाता है। घरेलू बातचीत का मन रमाने का ढंग होता है। कहता है घरेलू जब बातचीत करते हैं तो कोई रमाने का ढंग होता है, यानी उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, मजा नहीं आता है। उसमें स्पीच की वह जिंदगी बेदखल होकर धक्के खाते पीते है। कहता है जब कोई भाषण देता है तो उसमें मजेदार जो बात कहता है, और हम जब घर का बात करते हैं तो उसमें स्पीच का मजा कभी नहीं आते हैं। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहाँ बातचीत करने भी अत्यंत आवश्यकता है। कहते हैं कोई आदमी यदि चलता है, फिरता है, खाता है, जिंदगी के लिए सब आवश्यकता है कि खाना भी आवश्यकता है, चलना भी आवश्यकता है, देखना भी आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए बात करना भी आवश्यकता है। अब देखिए वहाँ बात भी अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। सही बात है कि जो कोई मवाद या धुआं यदि चिंता रहता है, यदि बात करते हैं अच्छा से किसी से प्रेम से, तो वह क्या आता है, चिंता मुक्त हो जाता है, चित्त हल्का हो, स्वच्छ और परम आनंद मग्न हो जाता है। कहता चित्त हल्का हो जाता है, चित्त मतलब मन हल्का हो जाता है। और
चित्त हल्का हो जाता है, परम आनंद मग्न हो जाता है, यानी आनंद से खिल उठता है हमारा मन। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है, कहता बात करने का भी अलग तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना छोड़ बैठते हैं। कहते जिनको बात करने की लत लग जाती है वो अपने पीछे क्या करते हैं, खाना पीना भी छोड़ देते हैं, लेकिन बात नहीं छोड़ना चाहते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उसे पसंद आता है, पर वह बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। कहता अपना नुकसान करना पसंद आता है, लेकिन वह बातचीत का मजा खोना नहीं चाहता है। रॉबिन्स क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने सुना होगा। देखिए रॉबिन्स क्रूसो का किस्सा कहता है, बहुत लोगों ने सुना होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों की भी 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। कहता है कि 16 वर्ष तक इसको जंगल में रखा गया, कुत्ता बिल्ली जानवर के पीछे। तब 16 वर्ष के बाद फ्राइडे नामक व्यक्ति से इसने क्या सुना, आवाज सुना जंगल में। तब देखिए यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्स क्रूसो को ऐसा आनंद हुआ कि मानो उसने एक नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। कहता है कि जब फ्राइडे के मुंह से रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद जंगल में क्या सुना, आवाज सुना, लेकिन जंगली भाषा में फ्राइडे भी बोला था, लेकिन उसको ऐसा मजा आया कि मानो वह फिर से आदमी का क्या पहन लिया हो, चोला पहन लिया हो। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य में वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत होता है। सही बात कहता है कि मनुष्य में वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत होता है, इससे सिद्ध होता है। यानी ये उदाहरण रॉबिन्स क्रूसो और फ्राइडे का इससे सिद्ध होता है। अब देखिए जिन्हें केवल पत्र व्यवहार है कभी साक्षात्कार, देखिए यहाँ पे है, जिन्हें केवल पत्र व्यवहार है कभी एक बार साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहता है। अपना अभ्यंतर भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय ग्रहण करना शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। कहता है कि जो केवल पत्र लिख करके बात करते हैं, कभी आमने सामने बात नहीं किया, उसको मिलने पर कितना मतलब बात करने में मजा आएगा, ये हमारे बातचीत में कर रहा है। और जब हम किसी को मान लीजिए बोलेंगे, वह कहेगा तो हम सुनेंगे, तो ये किसके द्वारा हो सकता है, शब्द के द्वारा हो सकता है। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। कहता है सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं। तो मान लीजिए हम ही खड़ा है, यदि चुपचाप खड़ा रहेंगे तो आप नहीं कहिएगा कि हम खराब है या अच्छा है। यदि बोलना स्टार्ट कर देंगे तो आप बात से पकड़ लीजिए कि आदमी अच्छा है या खराब है। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप के बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप के साक्षात्कार होता है, बहुत उचित जान पड़ता है। देखिए ये हमारा बेन जॉनसन है। बेन जॉनसन का क्या कहना है कि बोलने से मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। जो कोई व्यक्ति बोलता है तो हम उस व्यक्ति को साक्षात्कार मतलब अच्छा से जान पाते हैं। अब देखिए इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जाती है जहां तक जमात या मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। कहता है बातचीत 2 आदमी से लेकर के बड़े बड़े सभा तक होता है ये बातचीत। अब देखिए एडिसन का क्या कहना है। एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होती है। ये व्यक्ति जो है एडिसन, इसका कहना है कि असल बातचीत सिर्फ कितने व्यक्ति होती है, 2 व्यक्ति में। और सच्चाई भी है, जब कोई इंपॉर्टेंट बात होता है तो 2 व्यक्ति ही करता है, तीसरा व्यक्ति नहीं करता, उसमें शामिल भी नहीं होता है। क्यों नहीं शामिल करने देता है, क्योंकि वह कहीं पे भी बात कर सकता है। अब देखिए जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर चली गई। कहा भी गया कि 6 कान में पड़ी बात खुल जाती है। और दूसरों यह भी कि तीसरे आदमी के आते या तो वे अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या अपने निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। कहता है जब 2 आदमी बात कर रहे हैं, तीसरा आदमी कोई आ जाता है, मान लीजिए एक आदमी आ गया तो तीसरा आदमी आ गया, तो उस आदमी को मूर्ख बनाने लगता है कि हम इस बात पे हम चर्चा नहीं करते, दूसरा बात पे चर्चा करते, उसको क्या बनाने लगता है, मूर्ख बनाने लगता है। तब ये दोनों आदमी बात कर रहे हैं, कोसों दूर चले जाता है। क्या चला जाता है, कोसों दूर। कहा भी गया कि 6 कानों में, यानी एक आदमी के पास 2 कान हुआ तो 3 आदमी के पास 6 कान। तो कहा भी गया कि 6 आदमी के कानों में सुनी बात क्या होती है, कहीं भी लीक हो जाता है। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास सटा कर रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही आदमी पास बैठे तो एक का गुप्त असर दूसरे में पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने का कौन के एक के शरीर के विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। कहता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, यदि उदाहरण के तौर पे लिया गया है कि जैसे हम एक गिलास में दूध लेंगे, गर्म दूध लेंगे और गिलास में ठंडा पानी लेंगे, दोनों को सटाएंगे तो ठंडा पानी गर्म हो जाएगा और गर्म दूध जो था वह ठंडा हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से जब 2 व्यक्ति बात कर रहे थे, तीसरा व्यक्ति आता है तो वह गुप्त असर जान लेता है कि नहीं, ये बातचीत 2 व्यक्ति दूसरा बात पे कर रहे थे और हम आए तो क्या किया, बात बदल लिया है। यही कहना चाहता है।
जब पास बैठने पे इतना असर होता है तो बातचीत में कितना अधिक असर होता है, इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा। सही बात कहता है कि पास जब कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो असर पड़ जाता है कि ये आदमी दूसरा बात कर रहा है, तो असर पड़ जाता है, तो बात करने में कितना मजा आएगा इसका आप कल्पना कर सकते हैं। अस्तुता अब तो इस 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। अब देखिए क्या कहते हैं, अब 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। यहाँ पे 2 आदमी का बातचीत चल रहा था, अब क्या कितने आदमी, 3 आदमियों के साथ बातचीत देखना चाहिए। तीनों चित्त मानो 3 कोण पर है और तीनों की मनोवृत्ति का प्रशंसन की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं। गुपचुप का असर तीनों में तो परस्पर होता ही है। जो बात 3 में कही गई हो वह मानो अंगूठी में नख की जड़ें हैं। कहता है कि जो बात 3 में कही गई हो, मतलब कि ज्यादा बात नहीं होगा। जिस प्रकार से हमारी अंगूठा में अंगूठी बहुत छोटी होती है, ठीक उसी प्रकार से 3 व्यक्ति में बात किया गया बहुत छोटी होती है, इंपोर्टेंट बातचीत नहीं होती, ज्यादा बातचीत नहीं होती है। अब देखिए कहता है उपरांत जब 4 आदमी हुए तो बेतुल्की को बिल्कुल स्थान नहीं मिलेगा। खुले के बात न होगी, जो कुछ बातचीत किए जाएंगी फॉर्मेलिटी गौरव सा जिंदगी में लक्ष्य सनी होगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोरे वाली कहलाएगी। इससे पहले हम बोल दिए कि 4 से अधिक बातचीत क्या कहलाएगी, राम रमोवल कहलाएगी। और क्या होगी, सजिंदगी की बातचीत होगी, मजा की बात होगी 4 में। अब देखिए उस हम संलाप नहीं कर सकते, उसे हम क्या कर सकते हैं, गुप्त मतलब कि इंपोर्टेंट बात नहीं कर सकते। इस बातचीत के अनेक भेद है। 2 बूढ़ों की बातचीत पराये जमाने पर शिकायत करता है। देखिए कहते हैं 2 बूढ़ों की बातचीत क्या करते हैं, पराये जमाने पर शिकायत करते हैं कि आज का जमाना का लड़का ये मोबाइल चलाते रहता है या गाड़ी चलाते रहता है या कुछ भी चलाते रहता है, मतलब कि शिष्टाचार में रहता है। हमारे जमाना में बहुत अच्छे से हम लोग क्या करते थे, रहते थे। 2 बूढ़ों क्या करते हैं, पराये नौजवानों की शिकायत करते हैं, उसकी निंदा क्या करते हैं। अब देखिए वे बाबा आदम की ऐसी दास्ताना शुरू करते हैं जिसे 4 सच तो 10 झूठ। एक बार तो उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहाड़ों बीच जाने पर अंत ना होगा पढ़ाया। देखिए कहते हैं कि बातचीत जो होते हैं ना, वो आदम जमाना की पुराने जमाना की बात करेंगे। कौन लोग, 2 बूढ़ा लोग। और एक बार उसका बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, 2 पहाड़ बीत जाएगा लेकिन उसका बातचीत समाप्त नहीं होगा। पढ़ाया अंग्रेज राज प्रदेश एवं पुराने समय की रीति रिवाज का अनुमोदन और इस समय के सब भांति का लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। कहता है अंग्रेज जमाना का बात करेगा और उसके बाद नौजवानों की निंदा करेगा, इसका मुख्य बात होगा। 2 बूढ़ा की मुख्य बात होगा कि अंग्रेज जमाना का बात शुरू करेगा, पुराने जमाना का बात शुरू करेगा और नौजवानों का निंदा करेगा। ये 2 बूढ़ों की क्या होगी, बातचीत होगी मुख्य। अब देखिए पढ़े लिखे हुए लोग वे तो शेक्सपियर, मिल्टन मिल और स्पेंसर जी पर नाचता रहेगा। यदि पढ़ा लिखा हुआ लोग रहेगा तो शेक्सपियर, मिल्टन मिल और शेक्सपियर की जी पर नाश्ता करेगा। अपनी लियाकत के नशे से चूर हम चुनी दिगरे नस्ते अड़कपन की चर्चा करेंगे। देखिए कहते कोई पढ़ा लिखा आदमी व्यक्ति रहेगा तो वह बड़े बड़े आदमी का बात करेगा, कोई वैज्ञानिक का बात कर देगा। वो अपने पढ़े में नशे में क्या रहेगा, चूर रहेगा। वो समझेगा कि हमसे ज़्यादा कोई अच्छा ही है नहीं है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं। मूर्ख लोग के पास भी बहुत दिमाग होते हैं और पढ़े लोग से भी ज़्यादा दिमाग होते हैं। 2 सहेलियों की बातचीत का कुछ जाया कि निराला है। कहता है जब 2 सहेली आपस में बातचीत करते हैं तो उसका जाया कि निराला है, बहुत मजा आता है। 2 सहेली की आपस में बात करते हैं तब रस का समुद्र मानो उमड़ चला रहा है, रस का समुद्र। यानी उसमें मिठास जो होती है ना, वह कभी मतलब कि कभी मिठास जो होती है ना वह मिटता ही नहीं है, मानो रस उमड़ चला आ रहा है। और इसका थोड़ा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसा रस सुने बात सुने का कभी भाग्य लड़ा हो। कहता है लेखक बालकृष्ण भट्ट कहता है कि 2 सहेली का बातचीत का कितना मजा आता है, उन्हीं से पूछना चाहिए जिसे कभी 2 सहेली की बातचीत सुनने का क्या हो, भाग्य मिला हो। अब देखिए आगे चलते हैं। 2 बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटे वाली हुई तो अपने बहुओं या बेटों की गिला शिकवा करेंगे या बिरादरी का कोई ऐसा रस सारा छेड़ बैठेंगे कि बात करते करते अंत में खोडे दांत निकल पड़ने लगेंगे। कहते हैं 2 बुढ़ियों जब बातचीत करेंगे अपने दो आपस में, तो 2 बुढ़ियों क्या करेंगे, ये 2 बुढ़ियों बातचीत आपस में करेगी तो या तो अपने बहू या बेटा का क्या करेगी, निंदा करेगी, बुराई करेगी, या उसकी क्या करेगी, बड़ाई करेगी। और बात करते करते क्या करेंगे, बात करते करते 2 बुढ़ियों आपस में क्या करने लड़ने लगेगी। तुरंत देखिएगा बात करते हुए और तुरंत देखिएगा लड़ाई करते हुए। ऐसा अक्सर गाँव में देखने को मिलता है। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी भी तो अपनी तारीफ करने का बाद वे कोई सलाह काटेंगे जिसे अपनी शैतानी जरिए का
पूरा मौका मिले हो। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद पर शिकायत या तारीफ या सहपाठियों के गिने चुने अवगुण या कथोपन होंगे। कहता है कि स्कूल का लड़का हुआ या तो अपने टीचर का क्या करेंगे, बड़ाई करेंगे या बुराई करेंगे, या अपने दोस्त का बड़ाई या बुराई करेंगे। और या खिलाड़ी हुए दो लड़का तो वह क्या करेंगे, अपने खिलाड़ी के बारे में, जो हम आज ऐसा मैच खेले, आज ऐसा मैच खेले, वह बात करेंगे। मतलब कि खिलाड़ी जो मतलब खेल गया मैच तेज के बारे में, उसी के बारे में बात करें कि हमने आज चौका मारा, छक्का मारा। पढ़ने वाले कोई लड़का तेज हुआ तो कोई अपने के सामने दूसरे को कुछ गिनेगा नहीं। सही बात है। यदि कोई पढ़ने में तेज होता है, वह समझता है कि क्लास में हम अपने से ज़्यादा, मेरे ज़्यादा कोई तेज है ही नहीं, कुछ को किसी का मतलब रिस्पेक्ट नहीं करेगा, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। अब देखिए, सुस्त और गोदा हुआ तो दबी हुई बिल्ली स्कूल भर के अपना गुरु मानेगा। कहता है कि जो कोई कमजोर विद्यार्थी यदि स्कूल चला जाता है, वह सबको गुरु मानने लगता है, विद्यार्थी से लेकर के पूरा स्कूल के सर तक को भी गुरु मानने लगता है। दबा या बोधा लड़का यानी कमजोर लड़का हुआ तो राजकाज की बात तो व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों के प्रेम लाभ इत्यादि। कहता है कि राजकाज की बात होगा, व्यापार संबंधी बातचीत होगा, ढेर सारा बात होता है, बातचीत के जरिए होता है। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है। क्वेश्चन में आएगा कि हमारे देश में अशिक्षित लोगों में क्या होती है, बदकही। तो आप लोग याद रखिएगा कि मतलब कि हमारे देश में अशिक्षित लोगों में क्या होती है, बदकही होती है। ये भाग 1 है जिसमें मैंने लेखक परिचय और कहानी पढ़ा रहा हूँ, और भाग 2 का भी वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बना करके अच्छा से लिख लीजिएगा। और इससे ज़्यादा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कहीं से नहीं आएगा, इस चैप्टर से आएगा तो इसी से आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। लड़की लड़के वालों की ओर से एक आदमी बीच वही होकर दोनों में विवाह संबंध कुछ बात करते हैं। उस दिन बिरादरी वालों को जरिए कर दिया जाता है कि अमुक लड़की का अमुक लड़के के साथ विवाह पक्का होगा। यह रस्में उत्सव बहुत उत्सव की मनाई जाती है। कहता है कि उस यानी कि लड़की और लड़के वालों की एक आदमी बिचवई होकर के, बिचवई मतलब अगवा जिसको अपना लोग कहते हैं, एक लड़की वाले की तरफ से और एक लड़का वाले की तरफ से बिचवई होकर के, जिसको अगवा लोग कहते हैं, बिया रिश्ता जोड़ता है, वही जो है क्या करते हैं, उसी को अगवा लोग कहते हैं। और जब पक्का बात हो जाता है, लड़का लड़की पसंद आ जाता है अगवा को, तो कहता है कि अमुक लड़की के साथ अमुक लड़का से विवाह क्या हो गया, सेट हो गया। और बड़े उत्सव से यह रिश्ता की क्या करना जाता है, धूमधाम से शादी मनाया जाता है, वही बात कर रहा है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। चंडू खाने अफीम खाने वाला स्थान को कहा जाता है। तो वहाँ जो मतलब नशा करते हैं वो भी अपना अलग बातचीत करते हैं, उसका मजा भी अलग होता है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और अनेक ढंग है। कहते बात करने के बहुत प्रकार है, बहुत ढंग भी है। यूरोप के लोग की में बात करने का वर्णन आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ गया कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते हैं। कहता है यूरोप महादेश में क्या है, यूरोप महादेश में ऐसा मतलब कि स्पीच और लेख की तुलना में ऐसा मतलब कि बोलने की कला आ गया है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहता है। तो हमारे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो यूरोप के लोग की बातचीत करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। वैसे हमारे सब्जेक्टिव को देख लीजिए, आपको कहीं से रखने की कोई ज़रूरत नहीं, सब्जेक्टिव में भी समझा करके उसका हल कर दूंगा। तो चलिए, सुगृदी गोष्ठी इसी का नाम है। सुगृदी गोष्ठी की बातचीत यह तारीफ हुई कि करने वालों की लियाकत अथवा पंडिती का अभियान या कपट कहीं एक भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसभार पैदा करने वाले शब्दों की बरकते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस आधुनिक युग के सूक्ष्म पंडित की बातचीत, जिसे शास्त्रकार कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। कहता है कि यूरोप के लोगों की बातचीत करने का ऐसा ढंग है कि हमारे देश के भारत लोगों पंडित में भी उतना बातचीत करने का ढंग नहीं है। उसमें क्या होता है, यूरोप के लोग के देश में ऐसा बड़े विद्वान आते हैं, काव्य मंडली आते हैं, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के तहत। उसमें बहुत सुनने में मजा आता है, और यूरोप के लोग को देख सुन करके बहुत कान को सुकून मिलते हैं, आनंद मिलता है। यूरोप महादेश में, ये एशिया महादेश के अंदर भारत आता है, और हमारे देश के अंदर, हमारे एशिया महादेश के अंदर बहुत सारे हमारे देश आते हैं, जैसे चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, श्रीलंका, क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार, ये जितने भी हमारे अंडमान निकोबार तो केंद्र शासित प्रदेश है, जितने भी हमारे बहुत सारे देश है जो एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यूरोप महादेश की बात हो रही है अभी। देखिए, मूर्ख और बटेर की लड़ाई की झपटा झपटी के सामने उनकी नीरसों को सरस संलाप की चर्चा चलने व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे के अपने पांडित्य के प्रकाश के परास्त करने का संघर्ष आदि रसभार सामग्री यहाँ तक बहुयात के साथ आपको जिंदगी घंटे तक कौ करते रहेंगे, कुछ ना होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां कहते हैं कि मुर्गे और बटेर की लड़ाई कौ करते रहेंगे,
वह भी बातचीत करता, लेकिन कौन कौन करते, लेकिन कुछ भी नहीं होंगे उससे। लेकिन मनुष्य जो है जो बात करेगा, कौन कौन करेगा, लड़ाई करेगा तो क्या करेगा, घर उजाड़ देगा, किसी का कुछ हानि पहुंचा देता है। यदि अच्छा से बात करता है तो कोई फैक्ट्री लगा देता है, कोई क्या करता है, कुछ अच्छा काम कर लेता है। यदि लड़ाई का बात करता है, किसी का घर उजाड़ देता है, मारपीट करता है, जिससे हानि होती है। लेकिन मुर्गी और बटेर की लड़ाई में घंटे भर कौन करते रहेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो ये मनुष्य की बातचीत हो रहे हैं, और उदाहरण दिया गया है मुर्गी और बटेर की, उदाहरण इसमें दिया गया है। बड़ी बड़ी कंपनियां और कारखाने आदि बड़े बड़े काम इसी की तरह दो चार आदमी दिली दोस्तों से बातचीत शुरू होती है, उपरांत बड़े बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि हजारों मनुष्य की जीविका चलने लगती है, और सालों में लाखों की आमदनी होने लगते हैं। कहते हैं कि बातचीत में इतना दम है कि दो चार दिली दोस्तों, यानी जिगरी यार जिसको कहते हैं, दो चार जिगरी यार क्या करते हैं, सोचते हैं कि फैक्ट्री खोलेंगे, दिल से बात करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फैक्ट्री स्थापना कर देते हैं। बातचीत में दम, इतना दम है, और स्थापना करने के बाद हजारों लोगों की जीविका चलने लगती है, आमदनी आने लगती है। बातचीत में दम था, ये फैक्ट्री स्थापना हो गया, वैसे हजारों लोगों की क्या होने लगा, जीविका चलने लगा। अब देखिए कहते हैं 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य कुछ सरगम भी होती है, अनुभव और दूरदर्शी से खाली ना होगा। और 25 से नीचे की बातचीत यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें इस प्रकार का दिल भाव और ताजगी रहती है कि जिसको मिठास उससे 10 गुनी बड़ी चढ़ी होती है। कहते हैं जब हम 25 वर्ष से व्यक्ति से ऊपर वाली बात करेंगे तो वह अनुभव कहेगा, बेटा ये इस उम्र में ये काम मत करो, इस उम्र में हमारे पढ़ने का समय है, तुम अपने समय को बर्बाद मत करो, मोबाइल के पीछे मत भागो, और या अन्य किसी काम के पीछे मत भागो, तुम पढ़ो, अच्छा से पढ़ो। यार हमने पढ़े हैं, हम देखो आज किसानी कर रहे हैं। ये 25 वर्ष की उम्र से अधिक वाले व्यक्ति की बात होगी। लेकिन जब हम वही अपने दोस्त के साथ बैठेंगे, 25 वर्ष से नीचे वाले व्यक्ति के पास बैठेंगे, 24 वर्ष 23 वर्ष के लोगों के साथ बैठेंगे, उसमें अलग मजा आता है, दोस्त में बात करने में अलग मजा आता है, लेकिन उससे 10 गुना मजा आता है। लेकिन अनुभव उतना नहीं रहता है हमारे दोस्त यार में, जो ये कहेगा कि अच्छा से ये काम करो, ये हमारे समय है पढ़ने का तो पढ़ो, ये नहीं कहेगा, वो ऐसा बात करेगा जिसमें 10 गुना मजा आएगा 25 वर्ष के लोगों की तुलना में। अब चलिए देखिए, यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसमें दूसरे खरीद के होने की बहुत आवश्यकता है। बालकृष्ण भट्ट कहता है, बातचीत का लेखक बालकृष्ण भट्ट कहता है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का भी हाल लिख दिया। भारत की तो बात छोड़िए, हम यूरोप महादेश के बातचीत का भी उदाहरण दे दिए, जिसमें खरीद के होना बहुत आवश्यकता है। कहता है बातचीत करने में भी अलग अलग देश में, अलग अलग महादेश में अलग अलग ढंग से बातचीत किया जाता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के वे जो किसी तरह संभव नहीं हो सकता, जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे, या हम ही जाकर के दूसरे यहाँ कृतार्थ करे। कहते हैं कि बातचीत हम जब करेंगे तो दो ही तरह से हो सकते हैं, जब हम किसी दूसरे के पास जाकर के बात करें, या कोई आकर के आदमी हमारे पास बैठेगा तब हम बातचीत कर सकते हैं, अन्यथा हम बातचीत नहीं कर सकते हैं। अन्यथा उसके बावजूद बात करेंगे तो अपने मन से बात करेंगे, यही आगे कहा गया है। अब देखिए, क्योंकि जो वहाँ से अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकी तो शिष्टाचार में त्रुटि, अगर हमने उसी के यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है। कहते यदि कोई मेहमान, यानी वहाँ से कोई मेहमान आया, कोई दोस्त आया, कोई अच्छा व्यक्ति आया, चाहे खराब व्यक्ति ही क्यों ना आया मेरे यहाँ, यदि हम उसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको इज्जत नहीं देंगे, अच्छा से खाना नहीं खिलाएंगे, अच्छा से हाल समाचार नहीं पूछेंगे, तो वह कहेगा शिष्टाचार में त्रुटि है, इस व्यक्ति को क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट देने के ढंग नहीं है, हम इसके यहाँ नहीं जाएंगे, अक्सर कहा जाता है। अब देखिए कहते हैं कि अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मन मापिक बता न किया गया तो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। कहता है कि यदि हम मान लीजिए दूसरे व्यक्ति के यहाँ बिना बुलाए गए तो अनादर का मूल कारण है, और हमारे संस्कृत में 10th में कहा गया कि बिना बुलाए जो जाता है मूर्ख कहलाता है। और क्या यहाँ पे कहा गया कि हम यदि दूसरे के यहाँ बिना बुलाए जाएंगे तो अनादर का मूल कारण है, क्योंकि वो आदमी हमको बुलाया नहीं, हम जाएंगे तो क्या अनादर हुआ मेरा। और जाने पर हमारा हाल समाचार ना पूछे तो इससे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये हमारा बालकृष्ण भट्ट बातचीत के जरिए कह रहा है। कहता है इसीलिए सबसे उत्तम बातचीत करने का हम समझते हैं कि हम देखिए, अब बातचीत क्या कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि इसीलिए हम बातचीत करने का सबसे अच्छा ढंग समझते हैं कि वह शक्ति अपने में पैदा कर सके जिससे अपने आप बात क्या कर लिया करे। कहते हैं कि हम अपने आप में यह शक्ति पैदा कर ले कि अपने आप में बात कर लिया करे, यानी कि अपने मन से बात करो, किसी दूसरे से बात मत करो। ज़्यादातर बालकृष्ण भट्ट कह रहा है कि अपने आप से क्या करो, बातचीत क्या करो, क्योंकि कोई किसी के पास जाएगा बिना बुलाए
तो वह मूर्ख समझेगा, तुम्हारा आदर नहीं करेगा। यदि कोई आएगा तुम्हारे यहाँ, यदि तुम उसका इज्जत नहीं करोगे, मान लो तुम किसी काम में व्यस्त है, यदि थोड़ा सा त्रुटि हुआ तो वह समझेगा कि मेरा अनादर हुआ। इसीलिए अपने खुद से बात कर लिया करो, मन से बात कर लिया करो। यदि मन से बात करोगे तो बहुत मजा आएगा। आप देखिए क्या सब कहता है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतीक्षण नए नए रंग दिखाया करते हैं। कहते हैं हमारे जब मन से बात कीजिएगा तो हमारे मन में बहुत सारी बात फुटता है, यानी निकलता है हमारे मन के अंदर से, तो वह आपको नए नए रंग दिखाएंगे। वह प्रपंच का संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसा सूरत देख लेना, कोई दुर्घट की बात नहीं। और एक ऐसा चमिस्तान है जिसे हर किस्म की बेल बूटे खिले हुए, एक ऐसा चमिस्तान जिसमें शेर मेल बहला है। क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि यदि हम अपने मन से बात करेंगे तो वह संसार का एक बड़ा भारी आईना है। अपने आईने में तो ऐनक में तो सिर्फ चेहरा देखते हैं, लेकिन अपने मन से जब बात करेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा ये दर्पण मेरा मन है, जिसमें हम जैसी चाहेंगे वैसी सूरत देख लेंगे। मान लीजिए आज की क्या हुआ, पटने जाने का मन हुआ तो अपने मन से बात करेंगे कि पटना में क्या है, आहा वहाँ पे क्या है, तारामंडल है, चिड़ियाघर है। तो हम अपने मन से बात कर रहे हैं, लेकिन शेर करने लगे मने में, घूमने लगे मने में। जो आज लगता है हम पटना चिड़ियाघर आए, कल्पना कर रहे हैं लेकिन मने में, लेकिन चिड़ियाघर हम पहुँचबो नहीं किए, लेकिन हमारा मन क्या गया, पहुँच गया। तो ये एक ऐसा चमिस्तान है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कोई दुर्घट की बात नहीं है। अब देखिए मित्रों का प्रेम लाभ कभी इसको 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी शेर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त का एकाग्र करने है, जिसका साधना 1-2 दिन काम नहीं है। वर्षों के अभ्यास एवं प्राप्त से हम थोड़ी अपनी मनोवृत्ति स्थिर अवाक हो अपने मन के साथ बात करें तो मानो बहुभाग्य है। कहता है कि यदि आपने अभी तक अपने मन से बात नहीं किया अकेले में, यदि आप 1 महीना बाद, 7 दिन बाद, 1 वर्ष बाद, कई वर्ष के बाद यदि अपने मन से दिल खोल करके बात करते हैं तो मानो उस आदमी का भाग्य है, क्योंकि हर एक आदमी अपने मन से दिल खोल करके बात नहीं करता है। इसीलिए यदि आपको समय मिले तो अपने मन से बात कर लिया कीजिएगा कि हमारे जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में कितना मार्क आएगा हिंदी में, अपने मन से बात कीजिएगा तो मन कहेगा कि नहीं तूने नहीं पढ़ा, तुझे नहीं आएगा हिंदी में मार्क, तो मन बात कहेगा तो आप पढ़िएगा, आप समझिएगा, क्योंकि हिंदी आसान इतना नहीं है जितना आप समझते हैं। आपका गद्यांश पूछा जाएगा, पदबंध पूछा जाएगा, कारक पूछा जाएगा, संक्षेपण पूछा जाएगा, पत्र लेखन पूछा जाएगा, उसके बाद ढेर सारे ऐसे पूछा जाएगा। जैसे आप अभी तक मान लीजिए संक्षेपण टाइम पे हम लोग पढ़े भी नहीं है, संक्षेपण आ जाएगा 4 मार्क के, क्या कीजिएगा, व्याख्या करने के लिए आ जाएगा, 2 मार्क का आ जाएगा, सब चीज़ आ जाएगा बाबू। तो आप लोग पढ़िए, अभी समय है, समय बहुत आप लोगों के पास कम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। एक अवाक मात्र होने के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जीवा कतरनी के समान सदा चलती रहती है। यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधित बड़े बड़े अज्ञ की शत्रु के बिना प्रयास जीत वश में कर डालता है। कहता है कि एक मतलब जिस व्यक्ति के पास बोलने की शक्ति नहीं है, उसका कितना प्रकार का दमन हो गया है। मान लीजिए कोई गूंगे व्यक्ति होता है तो वह नहीं किसी के पास शर्म से भी कितना नहीं जाता है कि हम जाएंगे तो मेरा मजाक उड़ाएगा, और कितना लोग उड़ाते भी हैं। तो इसीलिए कितना उसका दमन हो गया, दूसरे के पास जाता, दिल खोल कर ये बात करता। गूंगे होने के कारण बेचारा एक जगह रहता है, किसी से उतना बातचीत भी नहीं रखता और मतलब भी नहीं रखता है। और कहते हैं कि अपने अब जब जीवा पे काबू कर लीजिएगा, ये कतरनी की समान चलते रहती है, हमेशा चलती रहती है। यदि आप जीवा पे काबू कर लीजिएगा, यदि आप अपने गुस्सा पे काबू कर लीजिएगा तो बड़े बड़े युद्ध को, बड़े बड़े बात को आसानी से निपटा दीजिएगा, बड़े बड़े लड़ाई को आसानी से निपटा दीजिएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं निपटा पाइएगा। कहते हैं उसने यदि हमें काबू कर लिया तो क्रोधित बड़े अज्ञ शत्रु बिना वश में कर डाला। सही बात है, इसे पढ़ा दिया हूँ। इसीलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधना का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ एक सोपान है। कहता है ये शक्ति जो दिया है प्रभु ने हमें, भगवान ने जो ये बोलने की शक्ति दिया है, एक मंदिर है। हम लोग बातचीत के जरिए उसका क्या करें, कृतार्थ करें, और उसके प्रेम से सब आदमी से बात करें, भगवान से बात करें और सबसे प्रेम से बात करें। और इसी के साथ मेरा क्या होता है, चैप्टर एंड हो जाता है। तो आप समझे और किस तरह समझे, अच्छा समझे तो कमेंट कीजिए। यदि ये नहीं समझे तो पे भी कमेंट कीजिए कि आपको यह मेरी वीडियो कैसा लगे। मेहनत करते रहो, सफलता आज नहीं तो कल मिलेगा। मेहनत करते रहो, सफलता आज नहीं तो कल मिलेगा। जितने गहरे कुएं होंगे उतने ही मीठे जल मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट भाग 2 में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।